हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। अब हम थर्ड लेक्चर पे आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम पहले तो सेक्शन 8 कवर कर लेंगे, जो हमारा एक रहता है, दैट इज़ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज वाला सेक्शन। और उसके बाद उसकी कोई क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने रिलीज़ करी थी, हम वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। और एक बार हम समरी पूरी चैप्टर की देख लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन 8, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है टैक्सेबल पर्सन। तो आप देखोगे जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन बहुत जगह मेंशन हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ओके, लेट्स रीड व्हाट इज़ टैक्सेबल पर्सन। ओके, सो यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन। अ टैक्सेबल पर्सन इज़ अ पर्सन who is registered or liable to be registered under section 22 or 24, ठीक है। So any person who is either registered under GST or he is liable to be registered under GST, वो आएगा under definition of taxable person. Okay, hence a person who is liable to be registered but does not take a registration and remains an unregistered person shall be considered as a taxable person. तो एक पर्सन है who is liable to be registered, he is eligible to be registered, okay? Either he has crossed the taxable limit or the threshold limit or any reason that he has to take his registration, and but he has still not taken registration. बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली है और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ही है, उसको भी हम मान लेंगे कि वो एक टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। सिमिलरली अ पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, अभी वो उस तक पहुंचा ही नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लाइबिलिटी खड़ी हुई है उसकी, बट हैज़ गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड बाय टेकिंग अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल पर्सन। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब मेरा बिज़नेस है, ठीक है, मेरे को ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है। आई हैव नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, बट स्टिल मैंने अपने आप से वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले लिया। इस केस में मैं भी टैक्सेबल पर्सन बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 बातें लिखी है, इस पूरे जो ये पूरा पैरा है इसमें इन्होंने 2 बातें लिखी हैं। एक तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी रजिस्ट्रेशन लेना अभी कंपल्सरी है, हो गया है, ही हैज़ टू टेक रजिस्ट्रेशन बट स्टिल ही हैज़ नॉट टेकन, इन दैट केस उसको टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। दूसरा ऐसा है जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बट वॉलंटरीली उसने रजिस्ट्रेशन ले ली, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा, ठीक है। चलो ये बेसिक था काफ़ी। विल गो टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ section 8, right? Let's start. First we'll read the title. What is the title of section 8? So section 8 basically says, the title says tax liability on composite and mixed supplies, ठीक है। The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely clause number A. A composite supply, पहले composite supply की बात हो रही है। A composite supply comprising 2 or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply. ओके, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा है, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया था प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी ऐसा सप्लाई का, ठीक है। चलो, कोई भी ऐसी मान लो कोई 2 चीज़ें हैं जो कि which are dependent on each other, which go hand in hand. जब इनकी सप्लाई हो रही है तो वो एक साथ ही सप्लाई करते हैं। टेलीविज़न का रिमोट, राइट? टेलीविज़न कैन नॉट वर्क विदाउट अ रिमोट, अ रिमोट इज़ यूजलेस विदाउट अ टेलीविज़न, ठीक है। कॉम्पोजिट सप्लाई ऐसे जो विच गो हैंड इन हैंड, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट? दैट इज़ कॉम्पोजिट सप्लाई। अब कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं
ठीक है ना. आई हैव अ टी वी. ओके, द टी वी इज टैक्सड at the rate of 28%. It is all hypothetical. ठीक है ना. It is not actually, it might not be 28%. ठीक है, वो आप देख लेना. टीवी 28% एग्जाम्पल है. ठीक है. और जो टीवी का रिमोट है दैट इज़ 18%. ठीक है ना, दैट इज़ 18%. अब इस केस में क्या हो रहा है कि टीवी की भी सप्लाई हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री रिमोट भी मिल रहा है. दो चीज़ें अगर इनको माने हम, टू सेपरेट आइटम्स, तो दो सेपरेट चीज़ों का सप्लाई हो रही है. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, येस. कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल. अब हमें आइडेंटिफाई करना है इस केस में कि इन दोनों की सप्लाई जो हो रही है इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई. प्रिंसिपल सप्लाई ये होता है कि मेन आइटम कौन सा है इसमें से. ठीक है, मेन आइटम कौन सा है. अब इन दोनों में से कौन सा मेन आइटम होगा. इन दोनों में से मेन आइटम होगा हमारा टीवी. ठीक है, रिमोट नहीं है मेन आइटम ना, टीवी इज़ द मेन आइटम. वी आर बाइंग अ टेलीविजन. रिमोट इज़ नॉट द मेन थिंग, वी आर बाइंग अ टेलीविजन, है ना. तो अब इस केस में जो जीएसटी का रेट है वो कैसे डिटरमाइन होगा, उनकी प्रिंसिपल सप्लाई से. अब इस केस में टेलीविज़न का रेट है 28%. ठीक है, तो इस पूरे सप्लाई पे क्या रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई टीवी का 28%. अब मान लेते हैं, लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, लेट्स जस्ट चेंज द एग्जांपल अ बिट. ओके, लेट्स चेंज द रेट्स हियर. अब मान लो मैं कहता हूँ कि जो मेरा टीवी है उस पर रेट लग रहा है 18%, और जो मेरा रिमोट है उस पर रेट लगता है 28%. अब इस पर कौन सा रेट लगेगा पूरी सप्लाई पे. इस पूरी सप्लाई पे रेट डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. वो तो टीवी है. टीवी का रेट कितना है, 18%. तो इस पूरी सप्लाई पे रेट लग जाएगा 18%. हमें ये नहीं देखना कि टैक्स रेट हायर कौन सा है. ठीक है ना, हमें ये नहीं देखना. हमें ये देखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. इस केस में मेरी प्रिंसिपल सप्लाई मेरा टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न का जितना भी रेट है वो लग जाएगा इसमें. ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि 28% तो ज़्यादा टैक्स है, सरकार तो वही बोलेगी ना. नहीं, ऐसा नहीं है. एटलीस्ट फॉर कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में तो ऐसा नहीं है. जो प्रिंसिपल सप्लाई है आपकी वही रेट लगेगा इसमें. ठीक है ना. चलो, कॉम्पोजिट सप्लाई आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, बस उसका केस खत्म. फिर रेट वो क्वेश्चन दे देगा अपने आप. आपको बस ये देखना है कि कॉम्पोजिट सप्लाई में से जो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है उसका क्या रेट है. राइट. पहले जब आप कॉम्पोजिट सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन होता है, आप ये देखोगे कि इज़ इट इवन कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, कौन उन दोनों में से कौन सी सप्लाई है, पहले वो चेक करो. ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल टीवी और एसी है, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, राइट. टीवी के बिना भी एसी चल जाता है और एसी के बिना भी टीवी चल जाता है. ऐसा तो है नहीं कि दे नीड टू बी यूज टुगेदर, ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो उस केस में आप ये नहीं देखोगे कि प्रिंसिपल कौन सी है, आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि प्रिंसिपल कौन सी है. लेकिन टीवी और रिमोट है, उस केस में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. राइट. ठीक है. सेम एग्जांपल अगर आप ले लो, नोटबुक्स हो गई, साथ में जो उनकी छोटी मोटी स्टेशनरी आती है, तो इसमें नोटबुक इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई. राइट. ओके, चलो लेट्स गो टू क्लॉज नंबर बी नाउ. क्लॉज नंबर बी टॉक्स अबाउट मिक्स सप्लाई. सेक्शन 8 है. सेक्शन 8 का क्लॉज नंबर ए है, दैट इज टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिट सप्लाई. सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज नंबर बी है. इसमें सब सेक्शंस नहीं हैं इस सारे सेक्शन में, इसमें क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉज हैं बस, कॉम्पोजिट सप्लाई देन मिक्स सप्लाई. अब हम जा रहे हैं मिक्स सप्लाई की तरफ. ठीक है ना. वॉट इट सेज, अ मिक्स सप्लाई comprising of 2 or more supplies. A mixed supply comprising of 2 or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts higher rate of tax. ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको.
क्या कह रहा है कि मिक्स सप्लाई जो है, मिक्स सप्लाई में कंप्राइजेज ऑफ टू और मोर सप्लाईज, एक ऐसी मिक्स सप्लाई जिसमें दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज हैं, इसको ऐसी सप्लाई माना जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। ठीक है ना। अब मैं इसका वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ टीवी और एसी का। ठीक है, टीवी एंड एसी। ठीक है, अब आप ये इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि टीवी और एसी का एक बिल बन रहा है। ठीक है ना, एक बिल बन रहा है, उसका एक प्राइस मैं पे करता हूँ, मेरे को एक बंडल है, उसमें मेरे को एज अ बंडल टीवी और एसी मिल रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट पेइंग वन प्राइस। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि टीवी के इतने पैसे हो गए, एसी के इतने हो गए, मैं एक ही पैसा पे कर रहा हूँ, एक्स अमाउंट, और मेरे को टीवी और एसी दोनों मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे टीवी और एसी जो है, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेचुरली बंडल्ड, कंपोजिट सप्लाई के केस में दे शुड बी नेचुरली बंडल्ड। टीवी एंड रिमोट इज नेचुरली बंडल्ड, बट टीवी एंड एसी इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। ठीक है ना, तो अगर मैं इस बंडल का एक सिंगल प्राइस पे करता हूँ, दैट इज इफ आई एम पेइंग रुपीज़ एक्स फॉर दिस, तो अब इस केस में क्या होगा, जो मेरी हाईएस्ट रेट है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो इफ़ आई से दैट द टीवी is at 28% and the AC is at 18%, तो 28% का रेट पूरे इस पे लग जाएगा। ठीक है ना, ट्वेंटी 28% का रेट पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सप्लाई में टीवी का रेट हाईएस्ट है। हम दोनों के रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। मिक्स सप्लाई के केस में हम दोनों सप्लाईज़ के रेट्स, या दो से ज़्यादा भी सप्लाईज़ हैं, तो हम उनके रेट को कंपेयर करते हैं कि इसका कितना रेट है, दूसरे सप्लाई का कितना रेट है। जिसका रेट हाईएस्ट होगा पूरे सप्लाई में से, जिसका रेट हाईएस्ट होगा वो वाला जीएसटी रेट उस पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने टीवी और एसी तो बंडल में ख़रीद लिया, दे आर नॉट नेचुरली बंडल। मैंने बंडल में ख़रीदा, मैंने एक प्राइस पे कर दिया। अब वो जो मैंने प्राइस पे किया उस पर जीएसटी कितना है ना, जो मैंने प्राइस पे किया है उस पर जीएसटी कितना है, 28% है। क्यों? क्योंकि उन दोनों सप्लाईज जो हो रही है टीवी और एसी, उन दोनों में से हाईएस्ट जीएसटी रेट किसका है, टीवी का। ठीक है, एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जब दिवाली का सीज़न आता है, फेस्टिव सीज़न होता है जो हमारा दिवाली का, वो जब आता है ना, तो वहाँ पे अगर आप शॉप्स पे जाओगे, रिटेल कन्फेक्शनरी स्टोर्स पे जाओगे, या है ना, या गिफ्ट शॉप्स पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि एक बंडल बना होता है, हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर टाइप्स। एक बंडल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है, खाने का आइटम होगा, कुछ गिफ्टिंग का आइटम होगा, है ना, वो पूरे एक हैम्पर बना के देते हैं और उसका आप एक प्राइस पे करते हो। जैसे मान लो 1199 रुपीज़ का एक बंडल है, उसके अंदर खाने के चॉकलेट्स हैं, है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मिठाइयाँ, मिठाई के बॉक्सेस हैं, वो सब आपको एक पूरा रिबन लगा के पूरा एक पैकेट दे रहे हैं 1199 रुपीज़ का। अब आप अगर उसके आइटम्स देखोगे, जो उसके अंदर के आइटम्स हैं, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, है ना, उसको तो आपने मिक्स कर रखा है, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो अब इस केस में उस जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर, जिसका हाईएस्ट रेट होगा वो रेट उस सब पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से आप समझ गए होगे, एग्जांपल लेके हमने समझ लिया इसको, राइट। चलो देखो, यहाँ भी वो वर्ड यूज़ कर दिया उन्होंने, नेचुरली बंडल वाला जो मैंने ऊपर यूज़ किया था। ठीक है,
नीचे चलते हैं. एग्जाम्पल्स नेचुरली बंडल के. मोबाइल फ़ोन सोल्ड विद बैटरी. आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो पुराने टाइप के फ़ोन्स थे ना, नोकिया के जो फ़ोन्स आते थे, सैमसंग के जो छोटे वाले फ़ोन्स आते हैं, उसके आपने अगर देखा होगा कभी, तो उसके बैक साइड पे वो बैटरी जो है वो डिटैचेबल होती है, रिमूवेबल बैटरीज होती हैं उनकी. तो अ मोबाइल फ़ोन इज़ ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी. बैटरी के बिना तो चलेगा ही नहीं फ़ोन ना, तो अलग से नहीं खरीदनी पड़ती वो, इट कम्स विद द फ़ोन. सो इट इज़ नेचुरली बंडल्ड, राइट. ठीक है. Service of stay in a hotel is often combined with provision of breakfast and dinner provided free of cost during the stay. कॉम्प्लीमेंट दिया होता है उसमें, एडेड होता है आपके रूम रेंट में, ब्रेकफास्ट डिनर. ठीक है. और इसको हम ये मानते हैं कि इट इज़ नेचुरली बंडल्ड. ठीक है ना. ओके. When a consumer buys a television set, he also gets mandatory warranty and a maintenance contract with the TV. एक कस्टमर ने टीवी ख़रीदा, उसको उसके साथ में वारंटी मिल जाती है और एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है. सप्लाई ऑफ टीवी इसमें प्रिंसिपल रहेगी और आपकी वारंटी और मेंटेनेंस एंसिलरी है. तो टीवी का जितना जीएसटी का रेट होगा वो पूरे सप्लाई पे लग जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई. ठीक है ना. ओके. Now we have reached to the clarifications by CBIC. CBIC has clarified issues as to whether the given supplies are composite, and if yes, what constitutes the principal supply in the given composite supply. Printing industry issues. प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या इश्यूज़ हैं पढ़ते हैं. ठीक है. द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया in particular faced a dilemma in determining whether the nature of supply provided was that of goods or services. प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये एक डायलेमा था, एक कन्फ्यूजन थी कि जो वो सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स है या सर्विस है. तो CBIC ने इसको क्लैरिफाई भी किया था. देखते हैं. एक और डाउट है, ये तो चलो है ही, इसके अलावा एक और डाउट था प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, whether in case where certain contracts involve both supply of goods and services, whether the same would constitute a supply of goods or service, or if it would be a composite supply, and what would be the principal supply. क्या ये कंपोजिट सप्लाई है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है. क्योंकि अगर हमें रेट डिटरमाइन करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. अगर हमें प्रिंसिपल सप्लाई नहीं पता लग रही है तो रेट कैसे डिसाइड करेंगे हम. दस. अब यहाँ पे आइए क्लैरिफिकेशन बाय CBIC. Thus, it is clarified that supply of books, pamphlets, brochures, envelopes, and reports, leaflets, cartons, boxes, etc., printed with logo, design, name, address, or other content supplied by the recipient of such printed goods are composite supplies, and the question whether such supplies constitute supply of goods or service will determine on the basis of what constitutes the principal supply. ठीक है. तो कोई भी बुक की सप्लाई हो रही है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, कार्टन्स, बॉक्सेस हैं जिसमें एक लोगो लगा हुआ है, डिज़ाइन है, नेम है, या कोई भी अदर कंटेंट्स हैं. ठीक है. और वो रेसिपिएंट ने सप्लाई करी है. ठीक है. तो उसे हम कंपोजिट मानते हैं. ठीक है ना. अब इस केस में ठीक है, अब ये आपको इतना नहीं समझ आया होगा, लेकिन आगे जैसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा ये कि क्या बात हो रही है यहाँ पर. In the case of printing of books, pamphlets, brochures, annual reports, and the like, where only content is supplied by the publisher, or the person who owns the uses rights to the intangible inputs, while the physical inputs, including paper used for printing, belong to the printer, supply of printing is the principal supply, and therefore it would be supply of service. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करवानी है,
मुझे अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करवानी है, तो जो भी उसमें कंटेंट है जो प्रिंट होगा वो मैं दे रहा हूँ ना। मेरी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली डेटा जो है वो मैं दूँगा। मेरे को किस फॉर्म में डेटा चाहिए, कैसा प्रिंटिंग करवाना है वो मैं बताऊँगा ना, क्योंकि मेरी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है वो। जो प्रिंट करेगा उसको तो ना पता है कि क्या मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस था जो एनुअल रिपोर्ट पर छापेगा वो, उसको तो ना पता है, वो तो मेरे को पता है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट इज सप्लाइड बाय पब्लिशर, आई एम द पब्लिशर ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड आई एम सप्लाइंग द कंटेंट टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू प्रिंट इट। ठीक है ना, मैं कंटेंट सप्लाई कर रहा हूँ अपना, ठीक है ना। उसके यूजेज राइट्स मैं ऑन करता हूँ, मेरी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, जो मेरे पास डेटा है वो मेरा है ना, मैं सप्लाई कर रहा हूँ अपना कंटेंट, ठीक है। बस जो इसमें फ़िज़िकल इनपुट्स हैं, जो पेपर जिस पे वो प्रिंट होगा, जो इसमें इंक विंक लगती है, वो जो सब है वो मेरा नहीं है, वो प्रिंटिंग सर्विस जो प्रोवाइड करे उसका है, ठीक है। मैं किसी प्रिंटिंग शॉप पे गया, मुझे अपना स्कूल का प्रोजेक्ट प्रिंट करवाना है, प्रोजेक्ट मैंने बनाया, पेपर उसका है जो प्रिंट करके देगा, है ना, ठीक है। अब तो इस केस में क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग, जो ये प्रिंटिंग सर्विस की सप्लाई हो रही है वो प्रिंसिपल सप्लाई है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। गुड्स नहीं हो रहे इसमें सप्लाई, चाहे वो मुझे फ़िज़िकल हैंड ओवर करता है मेरा प्रिंट आउट, लेकिन हम देखेंगे कि जो अंडर कंटेंट है उसके वो मेरा है, आई ओन दैट कंटेंट, ओके। वो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया उसको, वो तो बस मुझे प्रिंट करके दे रहा है पेपर पे, चाहे पेपर उसका है पर उसका कंटेंट जो उसका मेन कंटेंट है वो तो मेरा है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे कंटेंट के बिना उस पेपर की वैल्यू ही नहीं है कोई, जैसे उस पेपर पे कंटेंट आ गया मेरा उसकी वैल्यू बढ़ गई, एनुअल रिपोर्ट बन गई वो मेरी, है ना, ठीक है। इसलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अब आएगा सेकंड केस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, napkins, wallpaper, etc., by the printer using its physical inputs, including paper to print the design, logo, etc., supplied by the recipient of goods. Predominant supply is supply of goods. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि जो ऑलरेडी रेडीमेड एनवेलप्स होते हैं, लेटर कार्ड्स हैं, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज़, वो सब जो ऑलरेडी रेडीमेड है वो जो अगर सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो अगर सप्लाई हो रही है तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी चीज़ें का सप्लाई हो रहा है और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरा लोगो लगा के दे दो इस पर, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स होना जाएगा। ऊपर क्या था डिफरेंस कि ऊपर उसने बात करी थी बुक्स की, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट, ऐसी चीज़ों की, ठीक है ना, जो पेपर टाइप है ना, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे वो बात कर रहा है एनवेलप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज़, नैपकिन, वॉलपेपर, ठीक है। अब आप देखोगे तो अगर मैं अपना लोगो इस पर ना भी लगाऊँ, अब अगर मैं अपना लोगो इस पर ना भी लगाऊँ फिर भी इसकी कुछ यूटिलिटी है, इसका कुछ यूज़ है ना, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर ब्रोशर, पैम्फलेट, ये सब तो हम पेपर पे प्रिंट करवाते हैं ना, खाली ब्लैंक पेपर की इतनी वैल्यू नहीं होती, जितनी उस पर कंटेंट प्रिंट होके आता है तब उतनी वैल्यू होती है। लेकिन जो बॉक्सेस, टिश्यूज़, नैपकिन, ये सब तो प्रिंट ना भी करो उसकी तो वैल्यू है, हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में भी, बहुत करते हैं यूज़ इसको, चाहे उस पर लोगो लगा है मेरा या नहीं लगा है, यूज़ तो आता ही है। ब्लैंक वाले बहुत यूज़ आते हैं पर ब्लैंक पेपर नहीं इतना यूज़ आता ना, इतना कोई ब्लैंक पेपर नहीं यूज़ करता, उस पर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रिंटिंग अभी सप्लाई है दैट इज़ एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर एक गुड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है ना, ओके। सेकेंड क्लैरिफिकेशन क्या आई थी बाय CBIC, वो आई थी फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स। Food supply to the inpatients as advised by the doctor, nutritionist is a part of composite supply of healthcare and not separately taxable. Other supplies of food by hospital to patients who is not admitted or their attendance of visitors are taxable. कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है, दे आर एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल, तो और उनको जो खाना पहुंचाया जा रहा है, उनके रूम में जो खाना जा रहा है
दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, तो वो टैक्सेबल अलग से नहीं होता। लेकिन जो उनके अटेंडेंट्स जो उनको मिलने आए हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो अगर कुछ खाना ले रहे हैं हॉस्पिटल से ही, दैट इज़ टैक्सेबल। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अलग से विजिटर्स हैं, वो दे आर द अटेंडेंट्स। ओके, या फिर कोई भी पेशेंट है जो एडमिटेड नहीं है हॉस्पिटल में, वो बस चेकअप कराने आया है, ही इज़ नॉट एडमिटेड। ओके, और उसने कुछ ख़रीदा खाना, तो दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। until and unless you are admitted to the hospital, you are a inpatient, until unless you are that, तो ठीक है, नहीं तो if you're not admitted then you have to then pay tax on just food supplies। ठीक है ना, अगर आपको पता होगा तो हॉस्पिटल्स में आईपीडी डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट, ये सब होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी वो होता है जो कोई आता है, कंसल्टेंसी लेता है एंड दे गो, मेडिसिन लिखा के दे गो। बट आईपीडी में वो एडमिट किया जाता है, उनको रखा जाता है इन दी प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल, उनको रखा जाता है। तो ये डिफरेंस है। ओके, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। अब बस बॉडी बिल्डिंग के केस में क्या है, देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बस इतना कह दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कॉम्पोजिट सप्लाई एज गुड और सर्विस वुड डिपेंड ऑन विच सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई विच मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो इन्होंने ये कह दिया कि बस बॉडी बिल्डिंग के केस में हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखेंगे हर एक केस का, क्योंकि हर एक केस डिफर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बस बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, आप गुड्स भी दे रहे हो, सर्विस भी दे रहे हो। ठीक है, तो हम बस इतना देखेंगे कि जो पर्टिकुलर फैक्ट या जो पर्टिकुलर केस हम देख रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी बनती है। ठीक है ना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये गुड्स का बनेगा सप्लाई या सर्विस का बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा कुछ आए, आपको पहले ये देखना है कि केस क्या है, केस समझो कि इसमें स्ट्रॉन्गर साइड कौन सी है, कौन सी सप्लाई इसमें प्रिंसिपल वाली है, और फिर डिसाइड करना कि ये या तो गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि कभी मैंने इसको देखा नहीं आते हुए एग्ज़ाम्स में। ठीक है, स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इतना नहीं देखा इसको आते हुए। आप एक बार रीड करना, रिसर्च भी करना कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ठीक है, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स ये वो वाले जो व्हीकल्स लगते हैं, वो वाले टायर्स हैं। ठीक है, in the retreading of tires, which is a composite supply, the predominant element in the process is the process of retreading, which is a supply of service. The rubber used for retreading is an ancillary supply। ठीक है, अब आप पूछोगे कि retreading होता क्या है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। Retread tires are revamped tires on which the worn out tread, the part of the tire that makes the contact with the surface, is replaced using a new tread। तो जब एक व्हीकल रोड पे चलती है तो उसके टायर्स का जो पार्ट होता है जो विच मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द रोड, वो वोर्न आउट हो जाता है ना, बिकॉज इफ यू आर कॉन्टीन्यूसली रनिंग ऑन द रोड, तो रोड पे बहुत सारे रॉक्स, डस्ट, सैंड, वो सब बहुत कुछ होता है। तो टायर्स का जो सरफेस है, आउटसाइड जो सरफेस है, वो वॉर्न आउट होने लग जाता है। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू रीप्लेस दैट सो दैट द टायर रन स्मूथली। अदरवाइज आपका टायर तो कभी भी इट कैन बी डैमेज्ड। तो आपको वो टाइम टू टाइम जब आपकी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए जाती है तो आपको करवाना पड़ता है उसको, है ना, उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। तो उस पर एक न्यू थ्रेड लगती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स कहते हैं, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ठीक है, ओके, अब रीट्रेडिंग जो हो रही है उसमें क्या लग रहा है, एक नया थ्रेड लग रहा है आपकी व्हील पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप व्हील बदल रहे हो, एक जो ऑलरेडी रबर सब्सटेंस उस पर लगा हुआ है, जो रबर का मटेरियल है, उसको रीट्रेड कर रहे हैं हम। तो इसीलिए हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। ठीक है ना, वो सर्विस हो रही है, उस पर ट्रीटमेंट हो रहा है, उस पर कुछ मेरे टायर पे। ठीक है, लेकिन
supply of retreaded tires where the old tires belong to the supplier of retreaded tires is a supply of goods. अगर मैंने जो मेरे टायर्स हैं वो मैंने सप्लाई करे हैं, ठीक है, मैंने वो टायर्स का सप्लाई किया है, फिर तो वो गुड्स ही हो गया ना. सप्लाई कर दी मैंने अपने टायर्स, बेच दिए, तो गुड्स ही हो गया. वेरी ऑब्वियस, ठीक है ना. तो ये आपको दो अलग से देखना है कि रीट्रेडिंग का प्रोसेस हो रहा है, उस पर सर्विस हो रही है, या फिर वो बिक ही रहा है. अगर बिक रहा है तो गुड्स में आ गया वो, तो गुड्स बेच रहा हूँ. लेकिन अगर बस उस पर कुछ ट्रीटमेंट होती है मेरे टायर पे, दैट इज़ अ सर्विस, ठीक है ना. ओके. सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस. ये देखते हैं, ठीक है. ईटिंग जॉइंट्स is a wide term which includes refreshment or eating stalls, kiosks, counters और restaurant at a cinema also. ठीक है, ये ईटिंग जॉइंट्स की इन्होंने बेसिक बता दिया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. रिफ्रेशमेंट्स होगी, ईटिंग स्टॉल्स होगी, कियोस्क, काउंटर्स आपने मॉल्स में देखे होंगे बहुत सारे. सिनेमा में तो बहुत कॉमन है ये, बहुत सारे काउंटर्स रेस्टोरेंट्स होते रहते हैं. दे आर ऑल ईटिंग जॉइंट्स, ठीक है. अब जो इसमें ना इन्होंने स्पेसिफिकली सिनेमा का एग्जांपल लिया हुआ है, सिनेमा हॉल्स का. यहाँ पे लिखा है ना सिनेमा हॉल्स, तो यहाँ पे मेनली सिनेमा हॉल्स की बात होगी. अब जो सिनेमा का ऑपरेटर होता है, इंडिया में बहुत है, बहुत सारे, कई तरह तरह के हैं. मॉल्स में आप जाओगे ना, आपको बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग मॉल्स में, ठीक है. अलग अलग सिटीज़ से भी डिफर करता है वो, तो कि इस सिटी में ये ऑपरेटर है, नेक्स्ट सिटी में कोई दूसरा ऑपरेटर है, ऐसा होता है. अब सिनेमा ऑपरेटर जो है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो आप खुद के खोल लो सेंटर्स, खुद के आप काउंटर खोल के बैठ जाओ, खुद के रेस्टोरेंट्स खोल लो, ये कर सकते हो. या अगर आपको वो नहीं करना, यू कैन गिव इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू सम थर्ड पार्टी. किसी थर्ड पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि आप हमारे सिनेमा हॉल के लिए ये अपना काउंटर रन कर सकते हो, ठीक है. जो भी आप कमाओगे उसमें से हम कोई कमीशन रखेंगे, ठीक है. ओके. अब क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर रखा है. देखो, जो ये पैराग्राफ है ना, इसमें ये लिखा है, मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या लिखा है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें ये लिखा है कि कस्टमर की मर्ज़ी होती है वो उनको आपका खाना ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, आपकी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी. फर्दर जो सिनेमा का ऑपरेटर है वो वेंडिंग मशीन्स भी इंस्टॉल करा सकते हैं या कॉइन ऑपरेटेड मशीन इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि अगेन कस्टमर की मर्ज़ी है आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना. लेट्स गो टू द क्लैरिफिकेशन नाउ. मेन क्लैरिफिकेशन क्या है कि सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल इज़ टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ अ सर्विस, ठीक है. एज अ पार्ट ऑफ माई सर्विस, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये एज अ पार्ट और एज अ वे ऑफ अ सर्विस मुझे फूड और बेवरेजेस सप्लाई हो रहे हैं. एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज़ मेट इट कम्स अंडर रेस्टोरेंट सर्विस. एंड एक और केस है इसके, ये तो है पहला. दूसरा क्या है, सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस. सिनेमा एग्जीबिशन के सर्विस के इंडिपेंडेंट अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो अगर कुछ प्रोवाइड हो रहा है फूड बेवरेजेस, तो वो भी रेस्टोरेंट सर्विस में आना जाता है, ठीक है ना. ओके. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्लैरिफिकेशन क्या आई है इनसे, वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब टुगेदर एंड सच बंडल सप्लाई satisfies the test of composite supply, the entire supply will attract GST at the rate applicable to service of exhibition of cinema to principal supply. ये composite supply का केस बता रहा है हमें, जहाँ पे सिनेमा टिकट भी सेल हो रही है और सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस ये दोनों क्लब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. और तो ऐसी सप्लाई में हम देखेंगे पहले तो कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, ठीक है. प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो रही है, सिनेमा का एग्जीबिशन, ठीक है. खाना पीना ये सब प्रिंसिपल नहीं है. सिनेमा, अब मूवी देखने आ रहे हो, वो है प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है. आप जब सिनेमा की बात करते हो, आप ये नहीं कहते कि मैं वहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ या मैं कुछ ड्रिंक लेने जा रहा हूँ वहाँ पे, आप ऐसा नहीं बोल रहे. आप कहोगे मैं मूवी देखने जा रहा हूँ,
ठीक है, सिनेमा में आप मूवी देखने जाते हो, खाना उसका उसके साथ साथ चलता है, इट गोज़ हैंड इन हैंड। तो प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? कॉमन सेंस लगानी है प्रिंसिपल सप्लाई हमेशा हमेशा। टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल सप्लाई यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। मैं सिनेमा में जा रहा हूँ, मूवी देखने जाऊँगा ना सिनेमा में, तो खाना खाने थोड़ी नहीं जाऊँगा सिनेमा, मूवी देखने जाऊँगा, उसके साथ साथ मैं खाना खा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट इज़ द मेन थिंग, उसके साथ साथ आई एम हैविंग सम फूड एंड बेवरेजेस। तो प्रिंसिपल सप्लाई इसमें कौन सी बनती है? दैट इज़ द सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, दैट इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई। तो वो वाली रेट लगेगी मेरे पूरी सप्लाई पे, ठीक है। मेरी जो टिकट होगी सिनेमा टिकट, उस पर क्या लगेगा रेट इसका सिनेमा वाली जो सर्विस है उसका, ठीक है। ओके, मिक्स सप्लाई हमने समझ लिया था। फॉर अ सिंगल प्राइस, एक ही सिंगल प्राइस होती है, एंड दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। ये याद रखना है कि दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है ना, राइट। एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, ये चॉकलेट बन गई, ये कुछ मिल्क की बोतल आप कह सकते हो उसको, और वैसे कुछ खाने का, नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है ना। ओके, अब इन्होंने ना एक आपको एक वे बता रखा है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मिक्स सप्लाई है या नहीं है। ये देखो, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इफ द पर्टिकुलर सप्लाई इज अ मिक्स सप्लाई, द फर्स्ट रिक्विजिट इज़ टू रूल आउट दैट सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। पहले जब भी आप डिटरमाइन करोगे ना कि मिक्स है या कॉम्पोजिट है, पहले आप ये रूल आउट करो कि कॉम्पोजिट है ये, पहले ये चेक करना है। सप्लाई, कोई पर्टिकुलर सप्लाई तभी मिक्स सप्लाई हो सकती है ओनली इफ़ इट इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, फिर ही वो मिक्स सप्लाई मानी जा सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखोगे नेचुरली बंडल्ड, इट शुड नॉट बी नेचुरली बंडल्ड। इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई इट शुड नॉट बी नेचुरली बंडल्ड, ओके, ठीक है। वंस ये रूल आउट हो गया कि कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, वो एक रूल आउट कर लेते कि कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, आप मान लिया हमने। और एक सिंगल कंसिडरेशन चार्ज हो रही है फॉर द एंटायर सप्लाई, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ मिक्स सप्लाई। तो जो जिस पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगता है उस किसी भी सप्लाई पे, वो उसका रेट हम मान लेंगे, ठीक है। इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पैकेट सप्लाई हो रही है, उसमें कैंड फूड्स है, स्वीट्स है, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, एडिटेड ड्रिंक, जो मैंने आपको एक दिवाली वाला एग्जांपल दिया था, है ना। वैसे इसमें केक आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गई, फ्रूट जूसेस आ गए, स्वीट्स आ गई, ये सब नेचुरली बंडल हो रही ना। दिस कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके। बट इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई इफ़ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली और सेपरेट प्राइस। अगर आप ये बोलोगे कि चॉकलेट के 30 रुपीज़ हुए वो दे दो, ड्रिंक्स के 40 रुपीज़ हो गए वो दे दो, केक के 1000 रुपीज़ हो गए वो दे दो, अलग अलग पैसे, फिर मिक्स सप्लाई नहीं है, फिर तो ये इंडिपेंडेंट होगी ना सप्लाईज, है ना। मैं दुकान में गया, मैंने कहा चॉकलेट ये दे दो, ये ड्राई फ्रूट्स दे दो, एक ड्रिंक दे दो, ये सब हो गया। बट ऐसे फिर ये तो इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं। मैं क्लब करके एक एज अ बंडल ले लूँ, ठीक है। दुकान में गया, दुकान में सामने एक पैकेट के अंदर ये 3 चीज़ें पैक थी, एक साथ पैक थी, और वो उसका प्राइस नीचे लिखा था 299 399 ऐसा प्राइस लिखा होगा। फिर मैंने उसका सिंगल प्राइस पे किया और एज अ बंडल ही उसको मैं ले आया, ठीक है। उस केस में वो मिक्स सप्लाई है, समझे आप। ये डिफरेंस बहुत कंफ्यूज करता है, ये आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। चलो, अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विद रेफ्रिजरेटर फॉर अ सिंगल प्राइस। रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, उसके साथ में वाटर बॉटल्स दे दी स्टोरेज के लिए, नेचुरली बंडल नहीं होता ये, ठीक है। वो तो एक ऑफ़र होगा या कोई स्कीम है, उसके अंदर आपने बॉटल्स प्रोवाइड कर दी फ्रिज के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये है, तो ये मिक्स सप्लाईज होती हैं, ठीक है ना। चलो, ओके। Shringar Enterprises supplies 10,000 kits at ₹50 each, amounting to 5 lakh to Raghav General Store, ठीक है। राघव जनरल स्टोर को श्रृंगार एंटरप्राइजेज ने 10,000 किट सप्लाई करी हैं। एवरी किट इज़ ऑफ 50 रुपीज़ ईच। हर किट ये पूरी किट है, इट इज़ बंडल है, एक पैकेट है, उसमें एक शैम्पू आ गया, एक फेस वॉश आ गया, एक काजल पेंसिल आ गई, ठीक है। अब ये इन्होंने एक पूरी किट बना के भेजी है।
they are not dependent on each other. These three items are not dependent on each other. ये इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है. इसीलिए अब कॉम्पोजिट सप्लाई हमने रूल आउट कर दिया इसमें से, बिकॉज दीज आर नॉट नेचुरली बंडल एंड दीज आर नॉट एंसिलरी टू ईच अदर. ये एक दे डोंट गो हैंड इन हैंड. कॉम्पोजिट सप्लाई तो ये नहीं है, मिक्स सप्लाई है ये, ठीक है. अब तीन चीज़ें आ गई है. मिक्स सप्लाई हो गया. रेट कौन सा लगेगा इसमें, रेट कौन सा लगेगा वो हम देखेंगे कि हाईएस्ट रेट किसका, इन तीनों में से हाईएस्ट रेट किसका है. रेट दे रखे हैं इन्होंने, देखते हैं. शैम्पू का रेट दे रखा है 18%, फेस वॉश का दे रखा है 28%, काजल पेंसिल का 12%. मेरे को तो देखो 28% दिख रहा है यहाँ पे हाईएस्ट फेस वॉश वाला रेट. आगे वही लिखा है कि हाईएस्ट जो फेस वॉश का है वो पूरे 5 लाख रुपीज़ पे रेट ये चार्ज होगा, ठीक है ना. चलो ओके, यहाँ पे जो है आपका सप्लाई का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है. ये लेट अस रिकैपिचुलेट. दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर. यू कैन गो थ्रू दिस व्हाइल यू आर रिवाइजिंग. एक क्विक ब्रीफ में आपको पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा. आईसीआई ने बहुत अच्छे से चार्ट्स बना के एक्सप्लेन किया है यहाँ पे सब कुछ. मैं विजुअली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. यू कैन ईजिली गो थ्रू ऑल दीज चार्ट्स, ठीक है. सेक्शन 7, शेड्यूल 2, सब कुछ यहाँ पे आ गया, पूरा वो टेबल आ गया यहाँ पे. फिर उन्होंने ये भी बना रखा है पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है. येस नो करके बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा पूरा. पिक्चर्स है मोबाइल और बैटरी की, जो मैंने ये पावर बैंक जो हमने बात करी थी एक ऊपर, ठीक है. मिक्स सप्लाईज़ में अलग अलग कैंडीज़ आ गई, चॉकलेट्स आ गए, ठीक है, वो सब आ गया. ओके, अब ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिकली फॉर द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. एज ऑफ नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. टेस्ट योर नॉलेज आप देख लेना एक बार क्या है इसमें. वही सेम जो हमने ऊपर थियरी में पढ़ा है, सेम वही क्वेश्चंस हैं. आपको अब काफ़ी अच्छे से अगर आप विद आंसर, आप पहले क्या करना ना, इसका एक तरीका होता है. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, वेरी केयरफुली रीड द होल क्वेश्चन. ट्राई करो खुद से, आंसर मत देखना, पहले ट्राई करो कि कौन से सेक्शन में, कौन से शेड्यूल में ये जा रही है चीज़ें, ठीक है. अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज़ करो वापस पूरा चैप्टर, ठीक है. जल्द एक फास्ट पेज पे पूरा समरी एक बार देख लो चैप्टर की, फिर वापस आओ इस पर. ट्राई करो, सोचो कि कौन से सेक्शन में ये फॉलो हो रहा है, कौन से शेड्यूल में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है. कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है सीबीएसई की जो इस पर आई थी. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी क्लैरिफिकेशंस, कुछ हमने इस लेक्चर में भी देखी क्लैरिफिकेशंस, कहीं उसमें तो नहीं फॉलो हो रही है, वो चेक करो, ठीक है. ट्राई करो खुद देखने की इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना. ऐसे करके जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप सारे कवर कर सकते हो. इफ़ यू वांट कि मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का एक मतलब हर एक क्वेश्चन कवर करूँ अपनी वीडियो में, डू लेट मी नो, आई विल श्योरली कवर इट इफ़ यू से, ठीक है. एज ऑफ नाउ मैं आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. लेट्स कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ जीएसटी, ठीक है. सो दिस वुड बी प्रॉब्ली द लास्ट लेक्चर ऑफ सप्लाई. इसके बाद अब सप्लाई चैप्टर ख़त्म हो गया है. एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हमने ये तीनों लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया था. शुरू से 2 मिनट लगाएंगे इसमें, ठीक है. हम गए सेक्शन 7 देखा हमने. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के सारे तीनों क्लॉजेस देखे हमने. सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1A देखा हमने, ठीक है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल 2 को रेफर कर रखा था. सबसेक्शन 2 का हमने A भी देखा, वो भी शेड्यूल 3 का रेफर किया था. फिर B देखा और सबसेक्शन 3 भी देख लिया हमने, ठीक है. ये हो गया. फिर हम आगे सीधा हमारे इस पे नीचे, अच्छा यहाँ पे सीबीएसई की क्लैरिफिकेशन देख ली थी, वो नो क्लेम बोनस वाली एक देखी थी. फिर आर्ट पेंटिंग्स, वो सब आर्ट वर्क वाली देखी थी जो सप्लाई हो रहे हैं फॉर एग्जीबिशंस, ठीक है. यहाँ पे आ गया हमारा शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 के 4 क्लॉजेस थे, बहुत आसान, 4 पैरा से बहुत आसान, ठीक है ना. ये हमने देख लिए थे. उसके बाद हम नीचे आए. सो आफ्टर दैट वी केम टू ओके. अच्छा ये 2-3 हमने ये भी देखे थे ना, फ्री सैम्पल, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, ठीक है. अब फिर हम आ गए थे हमारे शेड्यूल नंबर 2 पे. शेड्यूल 2 थोड़ा बड़ा है,
आई एग्री, थोड़ा बड़ा है शेड्यूल 2, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ना रेपिटेटिव बहुत है, वही टाइटल्स आंसर हो रहा है, हायर परचेज हो रही है, वही वही अलग अलग केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी रेपिटेटिव सा भी है, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने देखा था शेड्यूल 3, अगर नेगेटिव लिस्ट हमारी 3 होते हैं इसमें, एक जो शेड्यूल 3 में लिस्टेड होते हैं, एक जो नोटिफिकेशन में आता है, एक बाय सर्कुलर जो ये है, ठीक है ना, ये देख लिया हमने। इसके बाद नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन वाले आ गए, सर्कुलर वाले आ गए। चलो, आज के लेक्चर में स्टार्टेड विद टैक्सेबल पर्सन, ये तो क्लियर है ना, टैक्सेबल पर्सन। फिर हमने देखा सेक्शन 8, बस इतना सेक्शन 8 देखा हमने। उसके बाद हमने इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखे, कुछ केसेस सीबीएसई की क्लैरिफिकेशन आई हैं वो देखी थी, थोड़ी सी 4-5 क्लैरिफिकेशन थी। थोड़ा मिक्स सप्लाई का हमने देख लिया था कि डिटरमाइन कैसे करते हैं वेदर इट इज मिक्स और कंपोजिट सप्लाई। पहले रूल आउट करो कंपोजिट सप्लाई को, ठीक है ना, सबसे ईजीएस्ट वे कंपोजिट सप्लाई को रूल आउट करो, यूज़ योर कॉमन सेंस कि वेदर इट इज़ प्रिंसिप मतलब वेदर इट इज़ अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, डू दे गो हैंड इन हैंड, इफ़ नो इट इज़ अ मिक्स सप्लाई, ठीक है ना। चॉकलेट केक ड्राई फ्रूट दे डोंट गो हैंड इन हैंड, वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, हो गया ना, ठीक है। एक जल्दी से क्विज देख लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। जसकरण सप्लाईज गिफ्ट पैकेज एट 30 रुपीज़ ईच टू इस कस्टमर्स, ठीक है। जसकरण जो है गिफ्ट पैकेज सप्लाई करता है एट 30 रुपीज़ का प्राइस। हर पैकेट जो वो बेच रहा है उसमें 2 चॉकलेट होते हैं, 2 फ्रूट जूस होते हैं, टॉय बलून का पैकेट होता है। दीज 3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं फॉल करेगा। हमने पहले क्या करना है, रूल आउट करना है कॉम्पोजिट सप्लाई को, हमने वो कर दिया। वी हैव रूल आउट कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, इट इज़ अ मिक्स सप्लाई, ठीक है। चॉकलेट मैं अलग से भी खरीद सकता हूँ, मेरे को फ्रूट जूस और टॉय बलून्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। इट इज़ अ मिक्स सप्लाई नाउ। अब हमें क्या करना है, बिकॉज 30 रुपीज़ का हमारा प्राइस है, हमें ये देखना है कि उस पर जीएसटी का रेट कितना लगेगा। जीएसटी का रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, वही बात वापस, 3 चीज़ें हैं, चॉकलेट है, फ्रूट जूस है, टॉय बलून है, इन तीनों का रेट देखो जीएसटी का, जो भी हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा, ठीक है। चॉकलेट का रेट बता रखे हैं 18%, फ्रूट जूस का 12, टॉय बलून का 5, चॉकलेट्स का हाईएस्ट रेट है 18% का रेट लग जाएगा। जसकरण इज लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ विच रेट, ये बताओ। ऑब्वियसली 18%, ठीक है ना। इसके आंसर्स भी दिए होंगे पीछे, ठीक है। क्विज टाइम के आंसर्स होने तो चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ओके, आई डोंट थिंक इसमें, ओके जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसके आंसर नहीं दिया हुआ, इट्स ओके। आई थिंक वी हैव टू कोई QR कोड स्कैन करना पड़ता है उसके लिए, तो आप एक बार कर लेना अपनी साइट से, चेक कर लेना। इसका आंसर वैसे तो सही होना चाहिए, बिकॉज हमने ऊपर यही पता था, वी आर गोइंग विद द लॉ ओनली, ठीक है ना। 18%, दिस शुड बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है ना। ये अब एक बार जो नीचे स्कैन उन्होंने QR कोड दे रखा है, एक बार वो देख लेना, ठीक है। सिमिलरली इफ एक था, बाकी ऊपर हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हो। आंसर को देखना है आफ्टर सॉल्विंग, तो आप एक बार से रीचेक कर लेना, ठीक है, नीचे दे रखा है वो, ठीक है। एक्सरसाइज जो इसकी है, क्वेश्चन हैं, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है ना। पहले आप चाहे ये समरी एक बार देख लो, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, मेरे लेक्चर्स देख लिया आपने, जैसे मेरे लेक्चर्स देखे आपने लॉ समझ लिया पूरा क्या है, फिर एक बार खुद से ये समरी पढ़ लो। समरी में वही सब लिखा है जो हमने पढ़ा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में ना बात बैठ जाए, जैसे वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जो आप ये सारे टेस्ट या नॉलेज करोगे ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, जैसे आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। सप्लाई ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। सप्लाई फॉर्म्स द बेस ऑफ योर जीएसटी। आगे चैप्टर, आने वाले चैप्टर्स थोड़े चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, आसान है, थोड़े चैलेंजिंग बीच में हो सकते हैं, एक दो चैप्टर्स, ठीक है, पर वो भी अच्छे से समझ लेंगे सारे, ओके, ठीक है ना। अब मैं जीएसटी आपको बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। अभी इस लेक्चर के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम ए CA फाइनलिस्ट एंड आई हैव वर्कड
in a big six in the domain of indirect taxation, इसलिए मेरे को GST का है अच्छा खासा नॉलेज, ठीक है, मैंने काम किया इस फील्ड में इन अ बिग सिक्स फर्म, ठीक है. सो लेट्स कीप इट इनफ फॉर दिस वीडियो. Again, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट दैट आई कवर टेक्सटाइल नॉलेज ऑल्सो, do let me know in the comment section and I'll surely cover this. As of now, we'll go to the next chapter, that is charge under GST. Okay, ठीक है. चलो, from tomorrow onwards, now we'll start the next chapter of GST, and I will also be covering other subjects, not only GST. I will cover almost all of the subjects, so stay tuned in the channel. If you like this lecture, press the like button, share it with your friends, and also subscribe to the channel. Okay, yeah, thank you students, bye, have a good day.